नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सोनी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पीबीएम स्टडी पर। उम्मीद करता हूं आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहें, सुरक्षित रहें। और अब देखते हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है नर व मादा युग्म कोदभिद की संरचना व विकास। पिछले चैप्टर में अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पुष्प। तो पुष्प में अपन ने ये पढ़ा था कि पुष्प आवर्तबीजी पादपों का लैंगिक अंग होता है। तो पुष्प को रूपांतरित पररोह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्प को रूपांतरित पररोह क्यों कहते हैं। तो रूपांतरित पररोह इसलिए कहते हैं क्योंकि पुष्प वरंत जो अपन ने देखा था, जिसके ऊपर पुष्प लगा हुआ होता है, पुष्प वरंत का जो शीर्ष भाग होता है वहां पर पर्वत संधियां अधिक संहत रूप में पाई जाती है। संहत का मतलब है पास पास। पुष्प वरंत के शीर्ष पर पर्वत संधियां संहत रूप से पाई जाती है। अब ये पर्वत संधि क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। वैसे कुछ बच्चों को पता भी होगा, नहीं भी पता है तो भी अपन देख लेते हैं कि पर्वत संधि क्या होती है। गन्ना सबका देखा हुआ है, लगभग गन्ने की संरचना ऐसी होती है, ठीक है। गन्ने में ये छोटी छोटी पालियां, दो पालियां जहां पर आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उस भाग को कहते हैं पर्वत संधि। तो ये भी पर्वत संधि हुई। और दो पर्वत संधियों के बीच का भाग यानी ये, इसे कहेंगे पर्व, ठीक है। पर्वत संधि पर ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ये हैं कलिकाएं। इन कलिकाओं से ही पत्तियों का निर्माण होता है। और जब गन्ने के इस भाग को उगाया जाता है तो कलिकाओं से ही जड़ों का और नए पररोह का निर्माण होता है। तो ये हुई पर्वत संधि। लेकिन यहाँ पर ये पर्वत संधियां दूर दूर है। लेकिन मैंने क्या बताया कि पुष्प वरंत के शीर्ष भाग पर पर्वत संधियां पास पास उपस्थित होती है, जिससे पुष्प के 4 भाग जो अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी, बाह्य दल, दल, पुंमंग और जायम, सारे पास पास उपस्थित होते हैं। तो पुष्प वरंत के शीर्ष भाग पर पुष्प पत्र पास पास उपस्थित होंगे। बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये लीजिए, ठीक है। तो इसको रूपांतरित पररोह कहने का कारण क्या है? जैसे पररोह के ऊपर टहनियां, पत्तियां, पुष्प, ऐसी खूब सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार पुष्प पर भी अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं पर्वत संधियों पर। और वो पर्वत संधियां कहाँ उपस्थित हैं? पुष्प वरंत के शीर्ष भाग पर। तो जिस प्रकार से पररोह में पर्वत संधियों से अनेक भागों का निर्माण होता है, उसी प्रकार पुष्प में भी पर्वत संधियों से अनेक भागों का निर्माण होता है। इनको पुष्प पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए पुष्प का दूसरा नाम अपन ये भी ले सकते हैं, बीजाणु पर्णधारी पररोह। पुष्प को बीजाणु पर्णधारी पररोह भी कह सकते हैं। तो अब इस पुष्प में नर जन्नांग यानी पुंकेसर और मादा जन्नांग स्त्री केसर ये पाए जाते हैं। दोनों जनन अंग हैं। इनसे नर युग्म कोदभिद और मादा युग्म कोदभिद का निर्माण किस प्रकार से होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, आगे हम इस चैप्टर में अब देखेंगे। तो नर युग्म कोदभिद, नर युग्म कोदभिद में सबसे पहले अपन देखेंगे पुंकेसर व लघु बीजाणु धानी। पुंकेसर यानी नर जन्नांग,
उमंग की एक इकाई, एक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं, जिसके 3 भाग होते हैं। कुतंतु लंबी नलिका जैसा भाग, ऊपर थैलेनुमा संरचना, परागकोश और दोनों को जोड़ने वाला भाग योजी। इसमें सबसे मुख्य भाग होता है परागकोश। इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। तो परागकोश में 2 पालियां पाई जाती हैं, एक पाली ये और एक पाली ये। और अगर इस डायग्राम में देखें तो एक पाली ये हो गई, दूसरी पाली ये हो गई। 2 पालियां परागकोश में पाई जाती हैं। एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, एक और एक 2। एक पाली में 2 प्रकोष्ठ, तो टोटल परागकोश में कितने प्रकोष्ठ हो गए? 4। 1 2 3 4 प्रकोष्ठ हो गए। ठीक है, इन प्रकोष्ठों को परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इन लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु, जिनको अपन पराग कण भी कह सकते हैं। तो लघु बीजाणुधानी में पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये पराग कोश की संरचना हुई। और अभी अपन इसकी डिटेल से संरचना और देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। परागकोश को लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। तो अपन देख रहे हैं अब परागकोश की संरचना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि परिपक्व परागकोश कैसा होता है, फिर अपन इसके परिवर्धन की बात करें। तो परिपक्व परागकोश ये रहा। अभी मैंने बताया था कि इसमें 2 पालियां होती हैं, दोनों पालियां योजी के द्वारा संयोजित होंगी। प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी टोटल पूरे परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं लघु बीजाणुधानी। परागकोश में 4 परागकोश भित्तियां पाई जाती हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे बाह्य भित्ति, सबसे बाहर की तरफ होती है बाह्य भित्ति, उसके ठीक अंदर अंतःस्थिसियम, फिर उसके अंदर की ओर मध्य परत, और सबसे अंदर की ओर होती है टेपिटम। और फिर टेपिटम घेरे हुए रहती है किसको? बीजाणु जन उत्तकों को, जो आगे चल करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगे और फिर इनसे लघु बीजाणु यानी कि पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो परिपक्व परागकोश में 4 भित्तियां पाई जाती हैं और बीजाणु जन उत्तक पाए जाते हैं, जिनसे पराग कणों का निर्माण होगा। अब बात करते हैं कि इसका परिवर्धन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। तो अपन ये तो देख रहे हैं ना, ये परागकोश की अनुप्रस्थ काट है, परागकोश की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अब ये इसका निर्माण कैसे होगा तो देखो। प्रारंभ में परागकोश एक बहुकोशिकीय संरचना होती है, जिसकी सभी कोशिकाएं अविभेदित होती हैं और एक समान समूह के रूप में उपस्थित होती है। फिर इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे 4 परागपुटों का निर्माण हो गया। ठीक है, अब बाह्य त्वचा के नीचे की ओर कोई एक अधस्त्वक कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है। आकार में क्या कर लेगी? वृद्धि। और इस कोशिका को क्या कहेंगे? परपशु कोशिका। प्रत्येक परागपुट में एक कोशिका आकार में वृद्धि करेगी, यानी टोटल परपशु कोशिकाएं कितनी बनेंगी? 4। तो 4 बीजाणुधानियों का एक साथ परिवर्धन हो रहा है, इसलिए इस परिवर्धन को सुबीजाणुधानीय परिवर्धन कहते हैं।
पराग कोष में कैसा परिवर्तन होता है? सुबीजाणुधानीय परिवर्तन। क्यों? क्योंकि 4 बीजाणुधानियों का एक साथ परिवर्तन हो रहा है। कौन सी कोशिका के द्वारा? परपशु कोशिका के द्वारा। अब क्या होगा? परपशु कोशिका में विभाजन होगा और इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, एक नीचे की ओर बन जाएगी, ऐसा समय होगा। तो अपन एक को समझ लेते हैं, सभी में एक ही बात है। तो 2 कोशिकाएं बन गई। अब इस ऊपर वाली कोशिका को क्या कहेंगे? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और नीचे वाली कोशिका को कहेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार विभाजित होकर के 4 भित्तियों का निर्माण करेगी। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका का कार्य हो गया। रही बात किसकी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की। ये या तो सीधे ही लगातार विभाजित होकर के अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी, या फिर पहले प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका विभाजित होकर के अनेक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करेगी, अनेक बीजाणुजन कोशिकाएं बनेगी, और फिर ये लघु बीजाणुजन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। तो दोनों में एक ही बात है। इसमें तो क्या हुआ कि भाई प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लगातार विभाजित होकर सीधे ही किसका निर्माण कर रही है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। और दूसरे में क्या हुआ कि भाई पहले प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से अनेक क्या बनी? बीजाणुजन कोशिकाएं, फिर वो उनसे किसका निर्माण हुआ? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। अब इसके बाद में क्या होगा? इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा और फलस्वरूप लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होगा। ठीक है। इनकी परतों को, परागकोश की परत को हम और डीपली देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे बाह्य परत बाह्य भित्ति हो गई, इसके ठीक अंदर अंतःस्थिशियम, फिर अंतःस्थिशियम के ठीक नीचे मध्य परत, और सबसे अंदर की ओर हो गई टेपिटम। और बीजाणुधानी के अंदर क्या बनी हुई है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। कैसे बनी वो अभी अपन ने देखा। ठीक है। जब परागकोश परिपक्व हो गया, मतलब पराग कणों का निर्माण हो गया और परागकण परिपक्व भी हो गए, तो क्या होगा? परागकोश का स्फुटन, परागकोश स्फुटित हो जाएगा, हट जाएगा और पराग कण बाहर निकले। ठीक है। तो ये अपन ने बात की कि परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। देखिए, परागकोश में 2 मुख्य भाग पाए जाते हैं। पहला मुख्य भाग कौन सा होता है? परागकोश भित्तियां, और दूसरा भाग होता है इसका बीजाणुजन कोशिकाएं। तो परागकोश भित्तियां अभी बता चुके हैं कितनी होती हैं? 4। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य भित्ति। सबसे बाहर की ओर होती है और इसका मुख्य कार्य है सुरक्षा करना आंतरिक भागों की। दूसरी है अंतःस्थिशियम, जो बाह्य भित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है। इसकी कोशिकाएं मोटी और लंबी दीर्घित होती हैं। इसकी कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों पर अल्फा सेलुलोज का जमाव हो जाता है, जिससे रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं जो यूं आकार की होती है। अच्छा, और एक मेन बात, अंतःस्थिशियम परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्द्रता ग्राही होती हैं, वातावरण से नमी आर्द्रता को ग्रहण करती हैं, लेकिन शुष्क परिस्थितियों में इस परत की कोशिकाएं फट जाती हैं तनाव के कारण,
और फटने के कारण पराग कोश का स्फुटन हो जाता है। कुल मिला के बात यह है कि पराग कोश के स्फुटन में कौन सी परत सहायक होती है? अंतःस्थिसीयम। नंबर 3, मध्य परत, जो अंतःस्थिसीयम के ठीक नीचे होती है। 1 से 3 परतीय होती है, 1 से 3 स्तर परतें पाई जाती हैं। कोशिकाएं पतली होती हैं और अल्पजीवी होती है, मतलब कोशिका भित्ति इनकी पतली होती है और अल्पजीवी ये कोशिकाएं होती हैं। चौथा है टेपिटम, ये मोस्ट है, मुख्य है, सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। ठीक है, टेपिटम की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है और प्रारंभ में एक केंद्रिकी कोशिकाएं होती हैं इसकी, लेकिन जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व अवस्था में टेपिटम बहुकेंद्रिकी हो जाता है परिपक्व अवस्था में, और बहुगुणित भी हो जाता है। भाई खूब सारे केंद्रकी बन गए हैं तो बहुगुणित तो होगा ही। ठीक है, मुख्यतः टेपिटम 2 प्रकार के होते, ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम, और दूसरा है अमीबीय टेपिटम। इन दोनों में से सबसे ज्यादा आवर्तबीजी पादपों में ज्यादातर स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम पाया जाता है। ठीक है, अमीबिया टेपिटम कम पाया जाता है। वैसे इनकी ज्यादा डिटेल है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं इनके बारे में। देखो, टेपिटम का मुख्य काम क्या है कि जब पराग कणों का परिवर्धन हो रहा है ना, तो कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना होता है। पराग कणों के परिवर्धन के समय पोषण प्रदान करने का काम किसका है? टेपिटम। तो कैसे करेगा? टेपिटम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से स्रावी पदार्थ यानी पोषण रिस करके बाहर निकलेगा और लघु बीजाणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करेगा। अमीबिया में क्या होगा? टेपिटम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति अपघटित हो जाएगी और अपघटित होने के बाद जो पदार्थ बनेगा वो अमीबा की तरह गति करता हुआ लघु बीजाणु कोशिकाओं के पास जाएगा और उनको पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। तो ये 2 प्रकार के टेपिटम होंगे। ज्यादातर आवर्तबीजी पादपों में कौन सा पाया जाता है? ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम। ठीक है, और इसके बारे में और देखते हैं अभी अपन। देखिए, टेपिटम, इसको हिंदी में पोषुतक भी बोलते हैं। पोषुतक, पोषण देने वाला उत्तक। देखिए, टेपिटम में एक वसीय प्रकृति का यानी वसा युक्त प्रकृति की एक संरचना पाई जाती है, प्रोयूबिस्काय, और इस पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है और दोनों मिलकर बनाते हैं यूबिस्काय। ठीक है, कैसे बना? टेपिटम से वसीय प्रकृति की संरचना निर्मित होती है या पुरुष में पाई जाती है प्रोयूबिस्काय, जो स्पोरोपोलेनिन के जमाव के कारण किसमें बदल गई? यूबिस्काय में। यूबिस्काय क्या करता है? पराग कण के चारों ओर जम जाता है और इसकी बाह्य परत, बाह्य चोल का निर्माण करता है। ठीक है, और पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये यूबिस्काय का कार्य हुआ, पराग कणों के चारों ओर बाह्य चोल का निर्माण करता है जिससे पराग कण सुरक्षित रहते हैं। परागकोश का पहला भाग हो गया परागकोश भित्तियां। दूसरा भाग होता है बीजाणु जन कोशिकाएं, बीजाणुओं को जन्म देने वाली कोशिकाएं जो परागकोश की भित्ति के द्वारा आवृत रहती हैं। इन बीजाणु जन कोशिकाओं से बनती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं।
और फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित लघु बीजाणु या पराग कण बनते हैं। अगुणित होते हैं ये, क्यों? क्योंकि इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, तो लघु बीजाणु कैसे बनते हैं? लघु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण, परागकणों का निर्माण कैसे होगा? लघु बीजाणु धानी में प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका से बनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कैसी होती है? 2n द्विगुणित होती है। इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और द्विगुणित से अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु या पराग कण बनते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कैसी है? द्विगुणित। एक की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, एक कोशिका से 4 लघु बीजाणु या परागकण बने। 2 कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, तो ऐसी खूब सारी कोशिकाएं हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, तो इनसे खूब सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। जो प्रारंभिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं चारों, जिसे कहते हैं चतुष्क। यानी 4 लघु बीजाणुओं का जो समूह है, परागकणों का जो समूह है, उसे चतुष्क कहते हैं। चारों लघु बीजाणु कैलोज द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, चारों कैलोज के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, अब अलग अलग पादपों में चतुष्क की संरचना अलग अलग होती है, यानी 4 परागकण अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो वो चतुष्क के कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से पादपों में कौन कौन से चतुष्क पाए जाते हैं, तो अपन चतुष्क के प्रकार पढ़ रहे हैं अभी। चतुष्क के प्रकार, चतुष्क मतलब 4 परागकण एक साथ उपस्थित हैं, कैलोज के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला प्रकार है चतुष्क फलकीय, और ये इस प्रकार के चतुष्क ज्यादातर किन में पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, अब द्विबीजपत्री पादप क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे पादप जिनके बीज में 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे चना 2 दालें बनती हैं उससे, मटर, मूंगफली, ऐसे पादप। तो इसमें क्या होता है कि इस चतुष्फलकीय चतुष्क में एक तरफ से देखने पर सिर्फ 3 ही पराग कण दिखाई देंगे। चौथा परागकण कहाँ है? पीछे की ओर, क्योंकि ये एक गोल गेंद जैसी संरचना है, और अगर अपन गेंद को एक तरफ से देखते हैं तो सामने वाला पोर्शन ही देख सकते हैं, पीछे वाला नहीं देख सकते। तो इसलिए चतुष्फलकीय चतुष्क में सामने से देखने पर सिर्फ 3 ही परागकण दिखाई देंगे। चौथा कहाँ होगा? पीछे। और ये बीच में ये जो देख रहे हो ना, जिसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं, ये ही कैलोज है, कैलोज के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। चतुष्फलकीय आप समझ गए होंगे, 3 परागकण ही एक तरफ से दिखाई देता है, चौथा पीछे की ओर होता है। और ऐसे चतुष्क किन में पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री पादपों में। दूसरा प्रकार समद्विपार्श्विक, इसमें चारों परागकण एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित हैं, इसलिए नाम क्या रखा गया है? समद्विपार्श्विक। कौन से पादपों में पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पादपों में, एक ही बीजपत्र हो जिनमें गेहूं, बाजरा, मक्का आदि।
तीसरा प्रकार है क्रोसित, क्रॉस, दो दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं, ये क्रॉस बनाते हुए। ठीक है, कैसे? आप सामने से देखेंगे तो ये दो, एक दो और ये तीसरा, तीन ही दिखाई देंगे। ठीक है, दो ऊपर की ओर दिखाई देंगे और एक नीचे की ओर दिखाई देंगे। तो ये क्रॉस व्यवस्था हो गई, एक दूसरे से समकोण पर स्थित है। समकोण आपको पता ही है, ये एंगल कितने डिग्री का बन गया है? 90 डिग्री का। तो समकोण पर स्थित होता है। तो दो दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं, जिसके कारण दो ऊपर और एक नीचे दिखाई देता है। एग्जाम्पल जैसे मैग्नोलिया में ये चतुष्क पाए जाते हैं। चौथा प्रकार है टी आकार। अंग्रेजी का जो टी होता है ना, उसकी जैसी आकृति। दो तो होते हैं अनुप्रस्थ परागकण और दो होते हैं लंबवत परागकण। तो ये संरचना किसके जैसी बन गई? टी जैसी बन गई। दो तो अनुप्रस्थ हो गए, दो लंबवत हो गए, टी जैसी संरचना। इसमें पाया जाता है एरिस्टोलोकिया में। पांचवा प्रकार है रेखीय। रेखा में एक लाइन में व्यवस्थित है सारे, इसलिए नाम क्या रखा गया इसका? रेखीय। इसमें पाया जाता है हेलोफिला। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन द्वारा परागकण बनते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, चारों एक साथ उपस्थित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिनको कहते हैं चतुष्क। किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? कैलोज के द्वारा। और चतुष्क के कितने प्रकार? 5 प्रकार हैं, अलग अलग पादपों में अलग अलग। ठीक है, तो ये लघु बीजाणु जनन संपन्न हुआ। परागकण की संरचना। अभी अपन ने देखा था कि चतुष्क से परागकण अलग अलग हो गए। ठीक है, अलग होने के बाद में परागकण की संरचना कैसी होती है? तो परागकण एक कोशिकीय, अगुणित व एक केंद्र की संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है। इसमें सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के चारों ओर 2 भित्तियां पाई जाती है। बाह्य भित्ति को कहते हैं बाह्य चौल, आंतरिक भित्ति को कहते हैं अंतःचौल। बाह्य भित्ति अलंकरण युक्त होती है, कठोर होती है और इस पर जाली का वत या कांटेदार अलंकरण पाए जाते हैं। बाह्य चौल का मुख्य कार्य है आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। इसके अलावा बाह्य चौल पर स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, जो जैविक और भौतिक अपघटन से परागकणों की सुरक्षा करता है। मतलब परागकणों को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अंतःपरत, अंतःचौल जो कि कोमल पतला होता है और पैक्टिन व सेलुलोज से बना हुआ होता है। बाह्य चौल पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, या यूं कहते हैं कि बाह्य चौल कुछ स्थानों पर पतला हो जाता है, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। यहां से पराग नली बाहर निकलती है। जब परागकणों का अंकुरण होगा उस समय पराग नली यहां से बाहर निकलती है। अच्छा, कुछ कीट परागित पादपों में, जिनमें कीटों द्वारा परागण होता है, उसमें परागकणों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसको पोलन किट बोलते हैं। इस पोलन किट का निर्माण टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये पोलन किट के कारण परागकणों को एक विशेष गंध प्रदान होती है। ठीक है, परागकण चिपचिपे हो जाते हैं। अच्छा, पोलन किट के कार्य क्या हैं? एक कार्य तो यह है कि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो कीट पुष्प पर आएंगे, परागण में सहायता करेंगे। दूसरा, पोलन किट परागकणों को कीटों के शरीर पर चिपकाने में भी सहायता करता है। और तीसरा, परागकणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा भी करता है। तो ये पोलन किट हुआ। इसके अलावा परागकण के बाह्य चोल पर, ये जो बाह्य चोल है, इस पर कुछ प्रोटीन का जमाव हो जाता है। यानी बाह्य चोल के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं
उस पर एक विशेष प्रोटीन जम जाता है। उस प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? टेपिटम के द्वारा ही होता है। ठीक है, टेपिटम के द्वारा प्रोटीन बनेगा और बाह्य चोल के छिद्रों पे जम जाएगा। वो प्रोटीन क्या करता है? पराग कणों को अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र की पहचान करने में सहायता करता है। ठीक। दूसरा, इस प्रोटीन से, जो प्रोटीन पराग कणों पर पाया जाता है, उससे मनुष्य में एलर्जी भी होती है। ठीक है, तो ये परागकण की संरचना हुई। अब इसके द्वारा नर युग्म कोदविद का निर्माण किस प्रकार होगा, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।